हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जिन बच्चों को बिल्कुल रेगुलर टाइम है 8 to 9 आवर्स 10 आवर्स जितने भी आप दे सकते हो दे दो यार, क्योंकि यही लास्ट मौका इन द सेंस, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम। ये अपॉर्चुनिटी जाएगी, फिर उतना ही वेट करना होता है, फिर उतनी ही मेहनत करनी होती है अगेन। और वो वेट जो होता है ना, बहुत ज्यादा परेशान करता है। डे बाय डे वो परेशान करता है। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना, अपना 100% दो और कोई भी कसर मत छोड़ो। सो दोस्तों, आज देखो बात करेंगे हम जो लास्ट 11 डेज हैं हमारे 11 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी 11 डेज की। किस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए 11 डेज में, क्या क्या फोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को बिल्कुल क्रैक करके निकल जाएं। देखो, एक स्मार्ट अप्रोच से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा हमने एनालिसिस करके अगर हम एक स्मार्ट अप्रोच से अपनी थोड़ी सी चेंजेस कर लें अभी के अभी, तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आराम से अपनी गलतियों को कम करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सो देखो, मैं जो आपको बताऊंगा ना, मैंने लास्ट ईयर का एसबीआई पीओ दे रखा है। लास्ट ईयर का जो दिया था मैंने एसबीआई पीओ, वो लास्ट ईयर क्या इसी ईयर हुआ था, मतलब हुआ तो 2021 में था, जनवरी में वो हुआ था। तो उस एग्जाम, जिस तरीके का मेरी शिफ्ट में एग्जाम आया था, उस एग्जाम को बिल्कुल सोच समझ के मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट पर आपको अच्छे से फोकस कर लेना चाहिए इस टाइम पर, और कहाँ आपको ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। क्योंकि एक होता है कि हम जहां पर ज्यादा एफर्ट डालकर भी कुछ नहीं कर सकते, वहां से कांस्टेंट वही नंबर निकाल सकते हैं, तो वहां हमें ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। और जहां पर हमें पता है कि हम यहाँ पे थोड़ी सी और मेहनत कर लें, तो यहाँ से हम अपने 2 से 4 या 3-4 नंबर और ऊपर लेके जा सकते हैं। तो वहां पर हमने अपने एफर्ट लगाने चाहिए इन बचे हुए दिनों के अंदर। देखो, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो ये रहेगी, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, ऐसा नहीं है सिर्फ जो मैं बताऊंगा वही सब करना है। हर स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो काम करना ही करना है। देखो, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल काम करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ हो उसको आप जानते हो कि आप इंग्लिश में अच्छे हो, आप पॉइंट में अच्छे हो, आप रीजनिंग में अच्छे हो, आप एक्यूरेट किस सब्जेक्ट के अंदर रहते हो, बिल्कुल 100% एक्यूरेट कहाँ रहते हो, तो ये चीज आप जानते हो। और इस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो आपको काम करना ही करना है। अब देखो, लास्ट ईयर का एग्जाम की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर का एग्जाम कोई इजी बीजी एग्जाम नहीं था कि हाँ भाई जाओ और कोई भी बच्चा 80 अटेम्प्ट मार के आ जाएगा, कोई 70 अटेम्प्ट मार के आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एसबीआई पीओ है, ये ऐसा नहीं देता है आपको कि भाई 80 मार के आ जाएंगे, 70 मार के आ जाएंगे। चाहे मॉक टेस्ट में आप लेके आ रहे हो, किसी ना किसी तरीके से आप मॉक टेस्ट में 80 भी जा रहे हो, 75 भी जा रहे हो, इट इज वेरी गुड। वो बिल्कुल एक मोटिवेशन के लिए अच्छा होता है, बट एग्जाम का लेवल और एग्जाम का प्रेशर जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें 70 भी नहीं पहुंचने देता है। तो उस चीज को देखना होगा आपको। बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल इजी नहीं आया था। देखो, लास्ट ईयर बिल्कुल मैं प्रीलिम्स के एकदम प्रीलिम्स के वे में था, मैं प्रीलिम्स ही करता था ज्यादातर। मतलब प्रीलिम्स ऐसा था कि प्रीलिम्स तो फोकस करना ही करना है। मैंने आईपीएस पीओ दिया था और वो मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा नहीं गया था, और उसके जस्ट बाद ही मुझे ये था कि यार एसबीआई पीओ आएगा तो मैं बहुत अच्छे से दूंगा, और मैंने प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी करी थी। सो देखो, मैंने क्लियर पता है सिर्फ किस वजह से किया था, इसकी वजह से, एक्यूरेसी। ये थी मेरे पास, सिर्फ इस ये थी और कुछ नहीं था, और इसी के लिए, इसी की वजह से मैंने क्लियर किया था। आपको पता है लास्ट ईयर की कट ऑफ 59 पॉइंट समथिंग गई हुई थी, और मेरे अटेम्प्ट थे 63 थी, 58 पॉइंट समथिंग गई थी, सॉरी, और 50 मेरे जो मार्क्स आए थे वो 59 पॉइंट समथिंग आए थे। मैंने अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था एक बार टेलीग्राम चैनल पर, जो मेरा रिजल्ट था उसका, जो मार्क्स थे उसके स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था। तो आपको पता है लगभग लगभग 97 to 98% एक्यूरेसी मान लो वो रखनी हुई थी, तब जाके ये क्लियर हुआ था। तो सिर्फ इसकी वजह से ही आप आज भी जीतोगे, और ये होगी तो बिल्कुल काम बन जाएगा। और इसको कैसे मेंटेन करना है, देखो, उस सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करो, उस सब्जेक्ट को बिल्कुल, मान लो आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका रीजनिंग अच्छा है, तो आप रीजनिंग में ये इंश्योर कर सकते हो कि भाई मैं अगर मैं 25 करके आ रहा हूं तो 25 तो ऐसे हैं जहां पर मेरा एक भी गलत नहीं हो सकता है। 25 के 25 अपने खाते में, राइट। मान लो आपका क्वांट ऐसा है कि आप क्वांट में गलती ही नहीं करते हो, क्वांट में भाई आप 20 करके आ रहे हो तो 20 आपके, 20 के 20 आपके खाते में है, चाहे पेपर टफ आया चाहे पेपर आसान आया, आपने 20 मार्क किए तो 20 के 20 आपके खाते में है। आप इंग्लिश, किस बच्चों का इंग्लिश स्ट्रांग है, तो इंग्लिश में अगर आप करके आ रहे हो 25, तो इंग्लिश में 25 है, तो इतनी तो एक्यूरेसी रहनी चाहिए कि इसमें से आपके 22 या 23 मार्क्स आपको आने चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इंग्लिश में तो एक दो इधर हो जाता है, वहां पे फंसते हैं बच्चे, और जिनकी बहुत स्ट्रांग होती है ऑब्वियसली 25 करके 25 भी लेके आते हैं। तो ऐसा
इस तरीके का सिनेरियो मैं आपको समझाना चाहता हूं लास्ट ईयर के एग्जाम को अगर देखा जाए तब। तो इतनी एक्यूरेसी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस एग्जाम के लिए। अब देखो किस तरीके से आपको वर्क करना है, सबसे ज्यादा आपको फोकस कहां कहां पर करना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा देखो मैं इंग्लिश की। ये जो है ना, ये ऑलवेज मेंस ले लो, प्री ले लो, ये रहने वाला है सेवियर आपके लिए। ये आपको क्या करेगा, ये आपको करेगा सेव। ऑलवेज क्या करेगा, ये लाइन है कट ऑफ की, इस लाइन के बिल्कुल आपको यहां लेके जाएगा, इस लाइन को पार करवाएगा। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को आपको बिल्कुल ऑलवेज फोकस करके चलना है। अब भी आपके जो जो टॉपिक में आपको डर लग रहा है ना, उनको और ज्यादा प्रैक्टिस करो, उन टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चंस बनाओ। लाइक 2-2 3-3 क्वेश्चन, मतलब अगर पैरा जंबल है तो 3 पैरा जंबल बनाओ। अगर आपको पैरा जंबल से डर है ना, तो डेली के 3 पैरा जंबल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अभी 3 पैरा जंबल सॉल्व करोगे, 1 में गलती करोगे, 2 में गलती करोगे, लेकिन तीसरा बनेगा। फिर अगले दिन यही करो, फिर 2 सॉल्व करो, 2 में गलती कर रहे हो लेकिन तीसरा जरूर बनेगा, तीसरा जरूर समझ आएगा। गलती क्या कर रहे हो ये पहचानो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चन क्यों आपसे गलत हो रहा है, गलत का रीजन समझो कि गलत क्यों हो रहा है। क्या आप समझ नहीं पा रहे हो जो सामने वाला समझ पा रहा है, जो उसको बना ले रहा है। तो दैट्स इट, इस तरीके से आपको काम करना है। तो इंग्लिश तो देखो सेवियर रहने वाला है। इंग्लिश में आप ये चीज इंश्योर करके चलो कि आप एक्यूरेसी, एटलीस्ट एक्यूरेसी आप 90 to 95% रखो अपनी। बस ये इंश्योर कर लो इंग्लिश के अंदर कि आप जो भी करके आ रहे हो ना, तो उसके अंदर वो 90 to 95% आप करेक्ट मार के आओ, और बस यही आपको सेवियर है और यही आपको बिल्कुल एग्जाम क्लियर करा देगा। क्योंकि आपको पता है देखो, रीजनिंग, जितने भी बच्चे हैं बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, रीजनिंग स्ट्रांग है ही भी, सबका स्ट्रांग होता है, 80% का स्ट्रांग है। आप करके आ रहे हो 30, तो दूसरा भी करके आएगा 28 29। क्वांट जनरली सबका स्ट्रांग नहीं होता, ये सबका होता है एवरेज। आप करके आ रहे हो, मान लो मेरा क्वांट स्ट्रांग है, बच्चे उस मेरी वाली शिफ्ट के अंदर 20 अटेम्प्ट करके आए, 20 से 21 एवरेजली अटेम्प्ट मैंने देखे, तो मैं हद से पता है कितने करके आ जाऊंगा, 23 से 24, बस इतना मार्क करके आ जाऊंगा। तो एवरेजली बस 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर हो सकते हैं, वो भी स्ट्रेटेजी की वजह से। जो स्ट्रेटेजी, जिस तरीके से क्वेश्चन पिकअप करना, क्वेश्चन को चूज करना, वो चीज मैटर करेगी, उसकी वजह से ये मार्क्स थोड़े ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि वो कैलकुलेटिव आपके लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है। बस ये रहता है कि कैलकुलेशन कौन इजी वे में कर सकता है, दैट्स इट। व्हाट इज दैट, यही चीज मैटर करती है। व्हाट मैटर्स यही कि आपके लिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कैलकुलेशन को अच्छा बनाना चाहिए आपको क्वांट के अंदर। बस देखो, क्वांट तो कैलकुलेटिव आ ही सकता है, रीजनिंग भी कैलकुलेटिव आ सकती है, पजल में खेल गए वो तो कुछ भी हो सकता है। तो एक सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश ही बचता है जो आपको, आपने चाहे पिछले जो अभी एग्जाम हुए उनका एनालिसिस कर लो, इंग्लिश इजी थी, क्वांट इजी नहीं आया, रीजनिंग इजी नहीं आई। रीजनिंग इजी थी थोड़ी बहुत किसी किसी शिफ्ट में, लेकिन क्वांट पे फिर भी इजी नहीं आया। तो इंग्लिश सभी एग्जाम में इजी आ रही है, चाहे वो NIACL ले लो, NIACL AO का देख लो आप, इंग्लिश इतनी आसान आई थी, लेकिन क्वांट इतना कैलकुलेटिव था, बच्चे 19-20 से ऊपर नहीं पहुंच पाए। रीजनिंग इतनी थी कि हर बच्चा 30 पहुंच के आया, 28 30 और कुछ कुछ तो 34 भी पहुंच के आया। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग बनानी है, और इस चीज को देख कर ना, इस चीज को मेरी वीडियो को देखकर प्लीज समझना, और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी चेंजेस करना कि हाँ भाई, मैं अगर इंग्लिश में अभी 20 स्कोर कर रहा हूं तो मैं इसको 24-25 लेके जा सकता हूं, अगर मैं थोड़े से और टॉपिक्स पर फोकस कर लूं, थोड़ा सा और देख लूं कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, थोड़ी वोकैब में कमी रह रही है, या फिर पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, क्या मैं गलत कर रहा हूं बार बार, इस चीज को एनालाइज कर लो, दैट्स इट। बस, तो इंग्लिश में भी आपका स्कोर पहुंच जाएगा। अगर रीजनिंग में आप देख रहे हो कि आप पजल में कहीं ना कहीं अभी भी पजल में अटक रहे हो, तो आप देखो एटलीस्ट अगर पजल देखो 4 आ रही है ना, तो 4 में से तो पीओ के एग्जाम में आप 3 तो बना के आओ, रख लो कि 3 तो बना के आनी है। मिसलिनियस क्वेश्चन जो मिसलिनियस आते हैं, वन लाइनर को छोड़ के जो मिसलिनियस होते हैं, इसमें 3-3 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो आप करके आओ। तो इतना बना के रखो। मॉक टेस्ट में भी यही रख लो अपना कि मैं रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर मार्क्स निकाल सकता हूं। और क्वांट में देखो जैसा आपका चल रहा है ना, क्वांट में बस, क्वांट में क्या रखो, क्वांट में एक्यूरेट रहने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एवरेज बच्चा वहां पर आपसे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लेगा, दैट्स इट। बट आप मैटर करता है एक्यूरेट होना। अगर आप 20 अटेम्प्ट करके एक्यूरेट रहोगे ना, तो वही चीज है जो आपको क्वांट के अंदर नंबर भी इंक्रीज करा देगी नॉर्मलाइजेशन में। रीजनिंग में भी यही करना। अगर इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर आप 100% एक्यूरेट होगे ना, 100% एक्यूरेट, तो समझ लो ये इंग्लिश में अगर आप 3-4 क्वेश्चन की या 2-3 क्वेश्चन की गलती भी करके आ गए, तब भी आप कहीं ना कहीं बिल्कुल कट ऑफ से ऊपर रहोगे।
कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, बट एंश्योर कर लेना कि इसके अंदर रीजनिंग और क्वांट के अंदर 100% आपको रहना है एक्यूरेट। दैट्स इट। अब क्या करना है, देखो आपको तैयारी किस तरीके से चलनी है, आपको पता है शेड्यूल क्या है हमारा। शेड्यूल मैंने बता ही रखा है आपको किस किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक बार देखो मैं फिर से बता देता हूं आपको क्या क्या करना है। आपको एक तो डेली मॉक टेस्ट, एक डेली मॉक, सिर्फ एक, उसका सिर्फ 10 मिनट एनालिसिस, क्या आप गलती बार बार कहां कर रहे हो। एनालिसिस में क्या देखना है कि आप मिस्टेक कहां कहां बार बार कर रहे हो। दैट्स इट। 10 मिनट बहुत होते हैं, 10 मिनट में भी आप और कम कर लो, इसमें 5 या 6 मिनट में दे देते हो, लगा लेते हो एनालिसिस। दैट्स इट, वो बहुत है, एनफ है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको रखनी है अपनी 1 आवर की प्रैक्टिस। 1 आवर की प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश की भी, क्वांट की भी और रीजनिंग की भी। किसी को कम समय नहीं देना है, टाइम सबको उतना ही दो। और जो लगता है कि आपको इंग्लिश में आप थोड़ा सा एफर्ट बढ़ा दोगे तो काम आपका बन जाएगा थोड़ा, तो इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो, लाइक 1.5 आवर दे दो, इतना कर लो। क्योंकि आप ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, उन क्वेश्चन की जिसमें आपको डर लग रहा है, पैरा जंबल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, आरसी हो गया या वोकैब हो गई, तो उन सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा देके उनमें अपना और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो इन बचे हुए दिन के अंदर। ये करो। क्वांट जैसे चल रहा है उसे चलते रहने दो। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं अब आके एक टॉपिक उठाता हूँ अर्थमेटिक का और पढ़ लूंगा और इतने दिन में जो है मैं वो कर लूंगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। जो आपने अर्थमेटिक कर रखा है बेटर रहेगा उन्हीं अर्थमेटिक के टॉपिक को आप करो और उन्हीं अर्थमेटिक के टॉपिक के आप क्वेश्चंस मॉक में सॉल्व करो, चूज करके निकाला करो अगर अर्थमेटिक करने के लिए टाइम बचता है तो। रीजनिंग में थोड़ा सा स्पीड पर फोकस करो। स्पीड पर जितना फोकस करोगे ना वो आपको बहुत अच्छा फायदा देगी। रीजनिंग की देखो मैंने वीडियोस बना के डाल रखी है, आपको बता रखा है कि पजल को किस तरीके से आप स्पीड वे में, किस तरीके से आप रीजनिंग में ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। वो वीडियो है, काफी वीडियो इंपॉर्टेंट आपको चैनल पर मिलेंगी, वो अगर आप देखोगे तो आप किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सारी चीजें। आप एक बार चैनल के गो थ्रू हो जाओगे ना चैनल पर, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपको ऑलरेडी मैं आपको गारंटी देता हूं अगर वो इंप्लीमेंट करोगे तो फायदा ही मिलेगा। देख लेना आप चैनल को इंप्लीमेंट करके, आपको 10 से 15 दिन बाद दिख जाएगा कि हाँ ये चीजें वर्क कर रही है, ये जो बताया गया है वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है। क्योंकि बच्चे मुझसे बता देते हैं जब वो मेरी बताई हुई चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं और उनको फायदा होता है, दे ऑलवेज मैसेज्ड मी कि मैंने ये चीज करी है और मुझे ये फायदा हुआ है और मैं ये स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ आपकी और मुझे ये फायदा हो रहा है। तो मुझे इसी चीज से बस खुशी मिलती है कि हाँ यार मेरा कुछ बताया हुआ कुछ जो है जो मैं बता रहा हूँ उस चीज से सबको फायदा हो रहा है। दैट इज व्हाट आई वांट। तो आपके लिए ये स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और जो मेरी है मेरी भी सेम यही रहने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो मैंने क्या करा, सुबह में मैंने पढ़ाई की, अब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं लगभग 11 से 12 बजे तक पढ़ूंगा और फिर उसके बाद सो जाऊंगा। तो एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मॉक टेस्ट के मार्क्स में आज या कल या आज ही अपलोड कर दूंगा या कल अपलोड कर दूंगा। मॉक टेस्ट अभी लगाने बैठूंगा, कल प्रैक्टिस करी थी तो आज मॉक टेस्ट लगाना है। तो ऑलवेज फंडा ये रखा करो, प्रैक्टिस पहले करो फिर मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस पहले करो फिर मॉक टेस्ट लगाओ। ये चीज अच्छी रहती है क्योंकि फिर क्या होता है ना, मॉक टेस्ट में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस करने के बाद। तो इसीलिए पहले मैं प्रैक्टिस करता हूँ फिर मॉक टेस्ट लगाता हूँ। तो साइड बाय साइड इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से आप देखो। इतना टाइम मैंने बताया ना 1 आवर, कुछ बच्चे सोचते हैं 1 आवर तो बहुत कम है, हमें बिल्कुल ही प्रीलिम्स पढ़ता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, 1 आवर भी बहुत इनफ होता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। और जो आपके पास टाइम बचता है ना उस टाइम में आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा 2 आवर भी अगर आप मेंस कर सकते हो ना तो प्लीज डू इट। एटलीस्ट मेंस के क्वेश्चन से, मेंस के किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उन चीजों से अवेयर हो जाओ आप। इतना तो कर लो। अगर 2 आवर्स में ये करते हो ना, 2 आवर्स में बैठ के उन क्वेश्चन को देखोगे या सॉल्व भी करते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग के अंदर घुसेगा और वो चीज आपको फायदा ही देगी जो नेक्स्ट आपकी 1 मंथ की मेंस की तैयारी रहेगी उसके अंदर। और एक चीज प्लीज मत छोड़ना जो आपको हमेशा परेशान करने वाली है, अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो तो इसको तो प्लीज मत छोड़ के चलना, ये तो डेली करते रहो। ये मैं भी डेली करते रहता हूँ, बस 10 से 15 दिन 20 दिन मैंने नहीं किया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं मैं कवर कर लूंगा। तो ये मैं डेली करता हूँ तो आप भी डेली करो। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों, इस चीज को देखो और आप प्लीज इंप्लीमेंट करो और ये चीज आपको फायदा पहुंचाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।